अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं और इसके साथ साथ इसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसको ये मुख्तलिफ नाम क्यों दिए गए थे। तो चलो आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल की। ये जो कंप्लीट साइकिल था, दिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सर हेंस क्रेब इन 1937 एंड ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1953. द साइकिल इज देयरफॉर नेम्ड आफ्टर हिम एंड द क्रेब्स proposed the original name as TCA tricarboxylic acid cycle because he was not sure whether the citric acid is a member of the cycle. ठीक है, तो ये जो कंप्लीट साइकिल था, सबसे पहले सर हेंस क्रेब्स ने इसको 1937 में इसको प्रपोज किया था। फिर इसको TCA यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम दे दिया, क्योंकि वो जो था वो इतना श्योर नहीं था कि इसमें सिट्रिक एसिड इस साइकिल के मेंबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो उसने इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दे दिया। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अच्छा, फिर इसके बाद लेटर ऑंगस्टन जो था एक दूसरा साइंटिस्ट था, वो आता है और 1948 में उसने शो किया कि जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर जो कंफ्यूजन थी कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये एक्चुअली सिट्रिक एसिड है या नहीं है, तो ये सिट्रिक एसिड था। ठीक है, तो इस तरह इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम दे दिया। फिर उसके बाद अच्छा, सबसे पहले 1780 में सिट्रिक एसिड को सिट्रस फ्रूट से आइसोलेट किया गया था। ठीक है, अच्छा, फिर प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं कि जब सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है या TCA साइकिल जो होता है वो स्टार्ट होता है, तो उसके लिए सर्टन प्रिपरेटरी स्टेप्स जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, यानी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल CoA। ठीक है, अच्छा, हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो सीक्वेंसेस होती हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं जिसमें ग्लूकोज जो तो उसको पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, तब पायरुवेट जो होगा वो आगे प्रोसेस होगा और उसको TCA साइकिल में एंटर होगा। लेकिन TCA साइकिल में एंटर होने से पहले इसको कुछ जो प्रिलिमिनरी स्टेप्स जो होते हैं उसको वो फॉलो करने पड़ते हैं, यानी पायरुवेट जो होते हैं उसको एसिटाइल CoA में चेंज कर दिया जाता है। द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू फॉर्म एसिटाइल CoA इज द लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड द सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, यानी सिट्रिक एसिड साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच का जो लिंक होता है वो क्या है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू फॉर्म एसिटाइल CoA। ठीक है, ये जो होते एक लिंक होता है बिटवीन दीज टू पाथवेज। अच्छा, द रिएक्शन अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। हियर द पायरुवेट डिराइव्ड फ्रॉम द ग्लूकोज बाय ग्लाइकोलिसिस इज डिहाइड्रोजनेटेड टू यील्ड एसिटाइल CoA एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एज इट इज एब्रीवेटेड एज PDC, which is located in the matrix space of the mitochondria of the eukaryotes and in the cytoplasm of the prokaryotes. ठीक है, ये रिएक्शन जो होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में परफॉर्म होता है और ये जो पायरुवेट होता है जो कि हम ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ग्लूकोज से डिराइव करते हैं, इसकी डिहाइड्रोजनेशन होती है और इससे एसिटाइल CoA जो होता है वो डिराइव किया जाता है। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो भी रिलीज किया जाता है। ये जो होल रिएक्शन होता है एक एंजाइम उसको कैटेलाइज करता है जिसको हम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जैसे ये नीचे गए ये इस रिएक्शन में हमें बताया गया है। ठीक है, जो एंजाइम होता है ये यूकेरियोट्स होते हैं उसके माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है उसके स्पेस में मौजूद होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं चूँकि उसमें ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, तो उसके साइटोप्लाज्म में ये जो एंजाइम होता है ये मौजूद होता है। ओवरऑल रिएक्शन जो होता है ये कैटेलाइज होता है बाय द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स और इसके लिए मैग्नीशियम आयन भी ज़रूरी होता है। ठीक है, ये जो पायरुवेट होता है ये पायरुवेट का फॉर्मूला है, तो इसके साथ कोई एंजाइम ए जो होते हैं वो लगता है, उसके साथ साथ NAD जो होता है वो भी इसके साथ आके लगता है। अच्छा, फिर इसको एसिटाइल CoA में चेंज कर दिया जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो भी रिलीज होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये जो ग्रुप होता है ये चेंज कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसके साथ साथ NADH जो होते हैं वो भी रिलीज किया जाता है।
अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल का होल पाथवे, ठीक है, कि वो कैसे होता है। यहाँ पे देखिए पीछे जो एसिटाइल को ए की फॉर्मेशन हो जाती है पायरुवेट से, तो यहाँ पे अब इसमें इस पाथवे में एंटर होने के लिए तैयार होता है। तो अब जैसे इसमें वो एंटर होता है, एंटर होने से पहले ये इसके ऑक्सैलोएसिटेट जो कि पीछे से इस साइकिल में आ रहा होता है, इसके साथ इसके साथ कंबाइन होता है और एक थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड जो होते हैं वो बन जाते हैं, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, जिसको हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। अब ये सिट्रिक एसिड जो होते हैं इसको आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसमें आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करने से पहले क्या होता है, इसमें एक दूसरा कंपाउंड जो होते हैं वो बनता है, जिसको सिस एकोनिटेट कहते हैं। इस रिएक्शन को या इस स्टेप को कैटलाइज करता है कौन सा एंजाइम, एकोनिटेज एंजाइम जो होता है इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, ठीक है। फिर यही एकोनिटेज एंजाइम आता है और इस सिस एकोनिटेट को कन्वर्ट करता है सिस आइसोसिट्रेट में। ये जो सिस एकोनिटेट है ये क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पेन का होता है, इसका शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है और इस तरह इसको ये जल्दी कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट जो होता है ये इसको ऑक्सैलोसक्सिनेट में कन्वर्ट करता है कौन सा एंजाइम, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है, NAD जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू NADH, ठीक है। और इस तरह फिर ऑक्सैलोसक्सिनेट जो होता है, ऑक्सैलोसक्सिनेट अगेन कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्फा कीटोग्लिटरेट, क्योंकि ये ऑक्सैलोसक्सिनेट भी क्या होता है यहाँ पे ये भी शॉर्ट लाइफ स्पेन इसका होता है, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये फौरन जो होता है इसमें अल्फा कीटोग्लिटरेट में चेंज हो जाता है। इस दौरान यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये भी निकलता है, ये रिलीज होता है, ये भी एक डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप भी इसको हम कह सकते हैं। और इस रिएक्शन को भी कैटलाइज करते हैं कौन सा एंजाइम, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट जो होता है इसको कन्वर्ट होना है सक्सिनाइल को ए में। अब यहाँ पे क्या होता है, कोएंजाइम ए जो होता है यहाँ पे इस रिएक्शन में एंटर होता है और इस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो निकलता है। अच्छा, ये जो यहाँ पे एक NAD जो होता है उसको फिर से रिड्यूस किया जाता है इंटू NADH में, और एक इस रिएक्शन को कैटलाइज कौन करता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सक्सिनाइल को ए जो होता है ये कन्वर्ट होता है इनटू सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में, सक्सिनेट में, और इस दौरान क्या होता है, एक GDP जो होता है इसको GTP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस रिएक्शन को कौन कैटलाइज करते हैं, सक्सिनेट थायोकाइनेज, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, सक्सिनेट जो होता है ये कन्वर्ट होता है इनटू फ्यूमरेट, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, ये रिएक्शन कौन सा एंजाइम इसको कैटलाइज करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। अच्छा, अब FAD जो होते हैं FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह ये जो सक्सिनेट होता है ये फ्यूमरेट में चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सिंपली क्या होता है कि जो दो हाइड्रोजन जो होते हैं यहाँ से निकल जाते हैं और इसमें डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये फ्यूमरेट क्या होता है, फ्यूमरेट को मिलेट में चेंज होना है, तब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एंटर हो जाता है और यहाँ पे ये एक फ्यूमरेज एंजाइम आता है और इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है और इस तरह मेलेट जो होते हैं वो बन जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे मिलेट को चेंज होना है इनटू ऑक्सैलोएसिटेट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मिलेट डिहाइड्रोजिनेज है ये एंजाइम होता है ये आता है और एक NAD को रिड्यूस करता है इनटू NADH में और इस तरह ऑक्सैलोएसिटेट फिर से हमारे पास बन जाता है। अब ये अगेन रेडी है दूसरे साइकिल के को दूसरे साइकिल में एंटर होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक दूसरा एसिटाइल A आएगा, एसिटाइल को A, और इस तरह एक ऑक्सैलोएसिटेट के साथ वो कंबाइन होगा और एक दूसरा साइकिल जो होगा इस तरह वो रिपीट होगा। तो ये ऐसे होल सिट्रिक एसिड साइकिल के होल स्टेप्स थे जिसको अभी हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एंजाइम्स होती हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। यानी सिट्रिक एसिड साइकिल में वेरियस एंजाइम होती हैं और उसकी लोकेशन क्या है, उसमें कौन कौन से कोफैक्टर और कोएंजाइम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें इसके इनहिबिटर्स क्या हैं और वो किस टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे टोटल जो ATP जनरेशन होती है वो कैसे होती है, ठीक है। अब ये वेरियस स्टेप्स यहाँ पे रिएक्शंस दिए गए हैं कि जो स्टेप नंबर 3 है, यहाँ पे आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है इंटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। यहाँ पे एक NAD जो होता है वो निकलता है, यानी कोएंजाइम NADH निकलता है। तब क्या होता है कि ये जो होता है NADH निकलता है, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट जो होते हैं सक्सिनाइल को ए जो कि 4th स्टेप है, यहाँ पे भी एक NADH निकलता है। यहाँ पे सक्सिनाइल को ए को सक्सिनेट में कन्वर्ट जब किया जाता है यहाँ पे GTP निकलता है। यहाँ पे जब सक्सिनेट को फ्यूमरेट में चेंज किया जाता है तो ये FAD में जो FAD यहाँ पे रिलीज होता है। इस तरह ये जो होता है मिलेट को ऑक्सैलोएसिटेट में जब चेंज कर दिया जाता है तो यहाँ पे एक NADH जो होते हैं ये जनरेट होता है। अच्छा, अब ये जो होते हैं ये सारे जो हमारे पास ये जो कोएंजाइम बन चुके हैं, तो अब यहाँ से इसकी एनर्जी यहाँ से कैसे जनरेट होगी,
तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है इससे आगे आता है तो इसकी वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है और वहाँ से फिर इससे एटीपी जनरेट होती है, ठीक है। तो ये 1 NADH जो होता है वो 2.5 ATP हमें देता है। इसी तरह एक GTP जो होता है ये 1 ATP में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरह ये FADH2 जो होता है ये 1.5 ATP हमें देता है और ये NADH यहाँ पे भी 2.5। तो अगर जितने भी पूरी कैलकुलेशन कर लो 2.5 ये 5 ATP और ये जो होती है 2.5 और ये 2.5 ये भी 5 ATP, तो टोटल हमारे पास 10 ATPs जो होती हैं। ये सिर्फ एक एसिटाइल को ए एंजाइम को प्रोसेस करने में हमारे पास बनते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम ग्लाइकोलाइसिस से पीछे से बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं, तो दो पायरुवेट्स 2 एसिटाइल को ए बनते हैं और 2 एसिटाइल को ए से फिर ये 2 साइकिल्स इसमें आगे चलते हैं और 2 साइकिल जब चलते हैं तो उसमें टोटल 10 ATPs एक साइकिल के दौरान, 10 ATPs दूसरे साइकिल के दौरान, टोटल 20 ATPs जो होते हैं इस दौरान बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब सिट्रिक एसिड की सिग्निफिकेंस क्या है, यानी सिट्रिक एसिड साइकिल की सिग्निफिकेंस अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट यहाँ पे जो बताई गई है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को ए, ठीक है। यहाँ पे जो एसिटाइल को ए पायरुवेट से जनरेट हो जाता है तब क्या होता है, इसको कम्प्लीटली क्या करना है, इसको उसकी कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन करनी है। तब क्या होगा, एसिटाइल को ए जो होता है चूंकि इसमें 2 कार्बन एटम होते हैं और ये दोनों जो होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये देखें कौन कौन से स्टेप के दौरान, स्टेप नंबर 3 के दौरान जो कि पीछे हमने उस पाथवे में देख लिया था। तो आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट में जब चेंज होता है तो यहाँ पे भी एक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेप नंबर 4 है जो कि जिसमें अल्फा कीटोग्लूटारेट को सक्सिनाइल को ए में चेंज कर दिया जाता है, तो उस दौरान भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो निकल रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह एसिटाइल को ए जो होता है इसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है। अच्छा, एटीपी जनरेशन जो कि नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कितने यहाँ पे NADH बनते हैं, जैसे पीछे कैलकुलेशन हमने की कि 3 NADH बनते हैं हर साइकिल के दौरान, ठीक है। और हर NADH जो होता है वो 2.5 ATP हमें देता है। जब इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसकी ऑक्सीडेशन होती है 2.5 ATPs हमें देता है। इस तरह एक FAD जो होते हैं वो भी जनरेट होता है, तो एक FAD कितने ATPs हमें देते हैं, तो टोटल 1.5 यानी 1.5 ATPs हमें देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान, ठीक है। अब इस तरह ATP जो होती हैं वो भी बनती हैं एट द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ये ATP जनरेशन की जो पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे पीछे हमने डिस्कस की है। जो फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे हैं यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो TCA साइकिल होता है या TCA पाथवे जो होता है इसको कंसीडर किया जाता है एज ए फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे, यानी जितना भी फूड स्टफ होता है तो जितना भी फूड स्टफ होता है ये क्या होता है यहाँ इसके लिए कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे, यानी जितने भी जैसे अगर अमीनो एसिड हैं, ठीक है, फैट्स हैं, ग्लूकोज हैं, तो उन सब के लिए क्या है कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे हम देखेंगे। अच्छा, फिर बात आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मेजर मेटाबॉलिक पाथवे, यानी मेजर मेटाबॉलिक पाथवे यहाँ पे आके मीट करती हैं कैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, यानी ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, जिसमें पायरुवेट बनता है और फिर पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है इंटू एसिटाइल को ए, फिर वो एसिटाइल को ए जो होती है यहाँ पे रेडी होता है TCA साइकिल में एंटर होने के लिए। इस तरह फैटी एसिड की अगर हम बात करते हैं जो कि उसकी ब्रेकडाउन होती है थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इस तरह फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू एसिटाइल को ए में और फिर इस तरह यहाँ पे रेडी होता है TCA साइकिल में एंटर होने के लिए। फिर इस तरह अगर अमीनो एसिड की बात करते हैं, अमीनो एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक ग्लूकोजेनिक होते हैं और एक जो होते हैं वो कीटोजेनिक होते हैं। ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड जो होती हैं उसके ट्रांसएमिनेशन के प्रोसेस के बाद जो होते हैं ये क्या करते हैं TCA में जब एंटर होते हैं, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल में जब एंटर होते हैं तो ये वेरियस पॉइंट्स पे एंटर होते हैं जो कि आगे हम देखेंगे। देखिए ये वेरियस पॉइंट्स पे एंटर होते हैं, लेकिन जो कीटोजेनिक अमीनो एसिड होते हैं इसको एसिटाइल को ए में चेंज किया जाता है, फिर एसिटाइल को ए जो होता है वो आगे एंटर होता है इनटू TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल में उसमें एंटर होता है। अच्छा, फिर एम्फीबोलिक पाथवे, यानी एम्फीबोलिक हम क्यों कहते हैं, एम्फीबोलिक जो होते हैं एम्फी जो होते हैं ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ये है बोथ, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी बाकी पाथवेज होती हैं जैसे कि बीटा ऑक्सीडेशन है या ग्लाइकोजन सिंथेसिस है, तो या तो ये कैटाबोलिक है, ठीक है, या फिर एनाबोलिक है, ठीक है। एनाबोलिक कैटाबोलिक का मतलब ये है कि अगर या तो फिर ये किसी बड़े जो है मैक्रोमोलिक्यूल को इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, या फिर इसको सिंपल मॉलिक्यूल्स को रिकम्बाइन किया जाता है और कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है, ये एज ए बोथ है, यहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं। इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन के एक मैक्रो मॉलिक्यूल भी बनाते हैं और ये मैक्रो मॉलिक्यूल जिसकी ब्रेकेज भी यहाँ पे होती है, ठीक है। और सर फिर एनाप्लेरोटिक रोल जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे अब देखते हैं हम। ये TCA साइकिल जो होता है वो क्या करता है, एक्ट्स एज ए सोर्सेज ऑफ प्रिकर्सर्स ऑफ वेरियस बायोसिंथेटिक पाथवेज लाइक हीम इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सक्सिनाइल CoA एंड एस्पार्टेट विच इज एन अमीनो एसिड विच इज फ्रॉम ऑक्जेलो एसिटेट, ठीक है। ऑक्जेलो एसिटेट से एस्पार्टेट बनता है। सो टू काउंटर बैलेंस सच लॉसेस, यहाँ पे देखिए अगर हर जगह से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये कि ये जो साइकिल है अपनी इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इसके इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, यानी इसकी जो 4 कार्बन यूनिट होता है इसको मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, एनाप्लेरोटिक जो रिएक्शंस होते हैं, एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस होती है वो एसेंशियल होते हैं। एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस होती हैं ये फिलिंग अप या इनफ्लक्स या रिप्लेनिशिंग रिएक्शन होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो 4 कार्बन यूनिट होते हैं TCA साइकिल का, इसको मेंटेन रखते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें डिफरेंट जगहों से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में वो इसमें एंटर्स होते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, ताकि इसका जो 4 कार्बन यूनिट जो होता है वो इसको मेंटेन रहे, ठीक है। अच्छा अब देखें इफ्लक्स ऑफ TCA साइकिल, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो इनफ्लक्स है यानी जो एनाप्लेरोटिक जो है फिनोमिना है जिसका अभी हमने पढ़ा था कि जगह जगह पे ये जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो निकलती हैं। तो उसको ये देखो इनफ्लक्स ये जो होती है कैसे इनफ्लक्स कैसे होता है, लाइक वेलिन है, आइसोल्यूसिन है, मेथियोनिन है, ठीक है, ये डिफरेंट अमीनो एसिड है। तो ये देखिए ये यहाँ पे ये प्रोपियोनाइल CoA में चेंज हो जाते हैं और इस तरह फिर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू सक्सिनाइल CoA में, और इस तरह ये TCA साइकिल में ये एंटर हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हिस्टिडीन, अर्जिनिन और प्रोलिन, ये भी क्या है, अमीनो एसिड है, इसको चेंज कर दिया जाता है इनटू ग्लूटामेट जो होता है फिर ये चेंज हो जाता है इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। अच्छा यहाँ पे कुछ और चेन फैटी एसिड होती हैं, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू प्रोपियोनाइल CoA में, और इस तरह फिर क्या होता है ये एंटर हो जाता है यहाँ पे सक्सिनाइल CoA में। देखें यहाँ पे फिनाइल एलानिन जो है, टायरोसिन, ये भी अमीनो एसिड है, ये फ्यूमरेट में चेंज हो जाते हैं और इस तरह इसमें इस पूरे साइकिल में एंटर हो जाते हैं। फिर इस तरह अगर एस्पार्टेट की बात करते हैं तो एस्पार्टेट भी यहाँ पे क्या होता है ऑक्जेलोएसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह इस साइकिल का पार्ट बनता है। कुछ अमीनो एसिड जैसे ट्रिप्टोफेन है, एलानिन है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू पायरावेट, और इस तरह फिर पायरावेट जो होता है वो एसिटाइल CoA में चेंज हो जाता है और फिर एसिटाइल CoA जो होता है वो सिट्रेट में आगे चेंज हो जाता है। इस तरह इस साइकिल का पार्ट बन जाता है। पायरुवेट डायरेक्टली ऑक्जेलोएसिटेट में भी चेंज हो सकता है, ठीक है, इसलिए वेरियस एंजाइम्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा ग्लूकोज जो है वो भी यहाँ पे पायरुवेट में सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के थ्रू चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद इसको पायरुवेट जो होती है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इंटू एसिटाइल CoA और एसिटाइल CoA से फिर आगे जाता है सिट्रेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा अब इफ्लक्स के बारे में हम बात करते हैं कि चलो ठीक है ये तो इसमें एंटर हो जाते हैं। वेरियस पॉइंट्स पे डिफरेंट मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो इसमें से निकलती हैं, ठीक है, इस वेरियस पॉइंट्स पे। अगर हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूटारेट की बात करते हैं, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट जो होता है वो ग्लूटामिक एसिड में चेंज हो जाता है, फिर आगे इसकी ट्रांसएमिनेशन या बाकी जितने प्रोसेस होते हैं तो उसमें जब ये पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके लिए यहाँ से ये निकलता है, ठीक है। इस तरह जैसा पीछे भी हमने बात की कि हीम जो होता है, जो हेमोग्लोबिन के लिए जो हीम होता है उसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है, सक्सिनाइल CoA यहाँ से निकलता है और इस तरह इसकी हीम की फॉर्मेशन होती है। इस तरह कीटोलाइसिस के लिए भी यहाँ से सक्सिनाइल CoA जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। अच्छा अब अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है, ठीक है, यानी एक लॉन्ग डे फास्टिंग हमारी हो जाती है तो हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन रखना है, तब क्या होगा कि जो मिलेट होता है ये क्या करता है, ये निकलता है यहाँ से और इस तरह ग्लूकोनियोजेनेसिस जो कि एक दूसरा पाथवे है जो कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होती हैं उससे ग्लूकोज को बनाना होता है, तो यहाँ से जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती हैं यहाँ से एक मिलेट आता है और इस तरह इस पाथवे में पार्टिसिपेट करता है। इस तरह अगर एस्पार्टेट जो कि अमीनो एसिड है इसकी अगर हमारे बॉडी में कमी आ जाती है तो तब क्या होगा, ऑक्जेलोएसिटेट आएगा और इसमें एस्पार्टेट में इस तरह चेंज हो जाएगा। इस तरह अगर एसिटाइल CoA है तो एसिटाइल CoA जो कि आ रहा है तो उसको ये कन्वर्ट कर दिया जाता है इसको इनटू फैटी एसिड। अगर हमारी बॉडी में फैटी एसिड हमें चाहिए हैं जो कि हमारी बॉडी ने उसको सिंथेसाइज करना है तो एसिटाइल CoA आते हैं और इस तरह फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है। तो इस तरह ये इफ्लक्स और इनफ्लक्स जो है दोनों के जो इंटरमीडिएट्स हैं हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया।
अच्छा, यहाँ पे देखें एनाप्लेरोटिक फंक्शन जिसका जैसे हमने बात की कि जगह जगह पे अगर कुछ होते हैं, कुछ जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो निकलती हैं और साथ साथ में बाकी जो इंटरमीडिएट्स होती हैं वो बाकी पाथवे से वो इसमें एंटर भी हो रही होती है। इसकी रेगुलेशन कैसे होती है, जो सिट्रिक एसिड साइकिल का जो पाथवे है इसकी रेगुलेशन कैसे होती है, ठीक है। अच्छा, सिट्रेट या सिट्रेट सिंथेज ये दो एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, सिट्रेट की जब फॉर्मेशन होती है तो ये क्या करते हैं, सिट्रेट से जब ऑक्सिलो एसिटेट से जब सिट्रेट की फॉर्मेशन होती है तब क्या होता है, यहाँ पे एक एसिटाइल को ए जो होते हैं वो इसमें एंटर होता है, ठीक है। तो जब इसमें एंटर होता है तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट प्लेस है जिस तरह इसको इस पूरे पाथवे को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह एटीपी जो होते हैं वो भी एक एलोस्टेरिक इनहिबिटर के तौर पे काम करता है सिट्रेट सिंथेज में, ठीक है। सिट्रेट सिंथेज जो होते हैं वो एलोस्टेरिक के एंजाइम है। अच्छा, फिर बात आती है कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज जो होता है ये इसको स्टिमुलेट करता है, ये सिट्रेट, ठीक है। ये क्या करता है सिट्रेट, ये एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज जो होता है इस एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जो कि की एंजाइम है इन द फैटी एसिड सिंथेसिस में, ठीक है। अच्छा, फिर अवेलेबिलिटी एंड द सेलुलर नीड ऑफ एटीपी, अगर हमारे बॉडी में एटीपी जो है वो कम हो गया है, ठीक है। ये देखें, द एनर्जी चार्ज ऑफ द सेल इज लो, ठीक है, देन द साइकिल ऑपरेट्स एट अ फास्टर रेट, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में एटीपी की कमी हो गई है तो ये साइकिल बहुत तेजी से चलेगा। देखिए, ये कहते हैं ना कि द क्रेब्स साइकिल इज द लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ एटीपी अमंग द मेटाबॉलिक पाथवेज। जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं तो सबसे ज़्यादा एटीपी कहाँ पे जनरेट होती है, वो सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में। अच्छा, एन एरोबायोसिस यानी हाइपोक्सिया है, ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। तो तब क्या होगा, ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हो गई, ये इनहिबिट हो जाएगा। इस तरह NADFAD जो होगी वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब NADFAD की एक्यूमुलेशन हो जाती है तो इस तरह ये TCA साइकिल जो होते हैं वो भी इसकी इनहिबिशन हो जाती है। अच्छा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है ये क्या करती हैं, ADP जो होती हैं एज ए पॉजिटिव मॉडिफायर के तौर पे यहाँ पे काम करती हैं, इसकी बाइंडिंग सबस्ट्रेट के साथ ये बाइंड करते हैं। और इस तरह NAD जो होते हैं इसके लिए एक इनहिबिटर है, इसके एंजाइम को इनहिबिट करता है। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो डिहाइड्रोजिनेज ये भी एक एंजाइम है जो कि दिस इज इनहिबिटेड बाय सक्सिनाइल को ए एंड NADH। अगर NADH और सक्सिनाइल को ए की वो जो है वो इंक्रीज हो गए हैं उसके अमाउंट, तो क्या होगा, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। ये जितने भी हमने मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये सारे क्या हैं, फिजियोलॉजिकल है, ये हमारी बॉडी में इंटरनली खुद ही होते रहते हैं और ये रेगुलेट होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इनहिबिटर, अब इसके TCA साइकिल के इनहिबिटर्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके ये जो कुछ जो होते हैं वो टॉक्सिक या पॉइजनस जो होते हैं, नॉन फिजियोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं और इस तरह फिर हमारे जो रिएक्शंस होती हैं उसको इनहिबिट करते हैं। यानी नॉन फिजियोलॉजिकल का मतलब ये हमारी फिजियोलॉजी हमारी बॉडी के पार्ट्स नहीं होती, बल्कि ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं। लाइक एकोनिटेज होते हैं, ये एंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं, सिट्रेट को एकोनिटेट में चेंज करते हैं। तो ये इनहिबिट करता है कौन सा केमिकल, यानी टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं जैसे फ्लोरोएसिटेट जो होते हैं, ये इसको इनहिबिट करता है। ये क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, ठीक है। ये इनहिबिशन के वेरियस टाइप्स होते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव। तो ये जो होते हैं इसके पार्ट्स होते हैं, अनकॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का उसकी एग्जांपल है सिट्रेट जो होता है। ये देखें, सिट्रेट जो होता है ये इसको एकोनिटेट में जब इसको चेंज कर दिया जाता है तो ये देखो फ्लोरोएसिटेट जो होता है यहाँ पे आता है और इसको इनहिबिट करता है। फिर बात आती है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे एक्ट करता है और इस तरह फिर आर्सेनाइड जो कि एक टॉक्सिक कंपाउंड है वो आता है और इस तरह इसको इनहिबिट करता है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये जो इनहिबिशन है ये भी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। इस तरह फिर सक्सिनेट जो डिहाइड्रोजिनेज जो है ये आते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इस पॉइंट के ऊपर एक्ट करते हैं और ये सक्सिनेट को जब फ्यूमरेट में चेंज होता है तो ये भी मेलोनेट आता है और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, यानी इसकी ये कंपटीशन करता है। ये स्ट्रक्चरली थोड़ा सक्सिनेट उसके साथ सक्सिनेट के साथ ये थोड़ा रिलेटेड होता है, तो ये इसके साथ compete करता है और इस तरह फ्यूमरेट में जब ये इस एंजाइम में जब इस एंजाइम के साथ ये रिएक्ट करता है तो इस तरह ये आगे प्रोसेस जो होगा, ये साइकिल जो होगी यहाँ पे इसी पे स्टॉप हो जाएगा और इस तरह आगे ये साइकिल नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ इनहिबिटर्स है जिसको हमने डिस्कस किया। या इसमें यहाँ पे टोटल 10 ATPs पर साइकिल, यहाँ पे साइकिल के जो ATPs की वो जो कैलकुलेशन है ये भी बताई गई है कि एक NAD जो होते हैं वो 2.5 यहाँ से आते हैं, ये एक NAD 2.5 यहाँ से आते हैं। इस तरह वेरियस जो ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ से जनरेट होते हैं, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी इस पर्टिकुलर डायग्राम में शो हो चुकी है।